किसी भी काम में सफल होने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए 3 सूत्र: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके इसी पढ़ाई के क्रम में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। देखिए, सांद्रता के पद हम लोग पढ़ रहे हैं और उस सांद्रता के पद में जनाब आप लास्ट लेक्चर में मोललता पढ़ के ख़त्म किए हैं और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न को समाप्त किए हैं। ओके, अब आगे नॉर्मलता आएगी सांद्रता का पद, लेकिन उस नॉर्मलता को समझने के लिए पहले आपको तुल्यांकी भार समझना बेहद ज़रूरी है। जिनको तुल्यांकी भार समझ में नहीं आता वो इस वीडियो को देख करके समझेंगे और जिनको आता होगा वह और अपना रिवाइज करके क्लियर कर लेंगे। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ओके, आइए, तो तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है भाई तुल्यांकी भार। अणुभार तो आप सब लोग जानते हैं निकालना। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है अणुभार बटे n, जहां n वैलेंसी फैक्टर है। n इक्वल वैलेंसी फैक्टर ए मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? अब देखिए, n ही निकालना है, आपको आना चाहिए। और अणुभार तो आप जानते हैं, किसी भी यौगिक में जितने परमाणु रहते हैं सबके परमाणु भारों को आप जोड़ देंगे, वह उसका यौगिक का अणुभार होगा। आइए n की बात करते हैं। 3 कैटेगरी होती हैं। कई कैटेगरी भाई? 3। तो पहले मैं एसिड की बात कर रहा हूं, अम्ल की, और इसी का प्रयोग किया जाएगा नॉर्मलता में। अम्ल एसिड्स। ओके, अब इसमें जो n होता है, n इक्वल भास्मिकता होती है। भास्मिकता, अंग्रेजी बेसिसिटी है ना। अब ये बेसिसिटी कैसे पता चलेगी? विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या, जैसे HCl हो, एक H+ आयन, तो HCl इसका तुल्यांकी भार E निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा HCl का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट अपान, यहां इसकी भास्मिकता 1, क्योंकि एक H+ आयन है। ओके, H2SO4 के लिए निकालेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, आप इसके लिए निकालेंगे E मीन्स तुल्यांकी भार, तो E इक्वल हो जाएगा H2SO4 का अणुभार। और अणुभार स्टूडेंट्स आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। जितने भी परमाणु हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ दीजिए अपान, यहां बताओ भाई n की वैल्यू क्या है। यहां n बराबर 1 था, ये H+, यहां पे n बराबर होगा भाई 2, क्योंकि यहां 2 H+ हैं, दिख रहे हैं। तो बटे n होता है, तो n की प्लेस पे क्या लिख दोगे? 2। अब ये अणुभार आप निकाल सकते हैं, पीछे निकाले में 98 आता है, 2 से डिवाइड करके 49 हो जाएगा, 49। ठीक है। हाँ, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ करेंगे। जैसे देखो भाई, H3PO4 हो, H3PO3 हो और H3
PO2 हो। अब देखो स्टूडेंट, गौर करिएगा, इनके लिए आप देख करके कहोगे 3H, तो 3 से भाग करेंगे यानी n की वैल्यू 3 रख दोगे, यहाँ भी 3 रख दोगे, यहाँ भी 3 रख दोगे, तो गलत हो जाएगा। आइए, आप केमिकल बॉन्ड इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, इसकी संरचना बनाएंगे तो ये P लिखते हैं और ये डबल बॉन्ड O और 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं O। अब इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए एक H यहाँ लगाते हैं, एक H यहाँ लगाते हैं और एक H यहाँ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, वही कंडीशन यहाँ A प्लस और A प्लस, तो 3 विस्थापनीय H प्लस आए तो N इक्वल क्या हो जाएगा 3। ओके, अब E निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट, M से दिखा दे रहा हूँ बटे यहाँ पे 3 रखेंगे क्योंकि N की वैल्यू 3 है। M फॉर मॉलिक्यूलर वेट, E फॉर इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे 3, क्योंकि 3 विस्थापनीय H प्लस आयन थे। ठीक, इसकी बात करेंगे आप तो P डबल बॉन्ड O लिखते हैं। संरचना आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं तो समझ रहे होंगे। डबल बॉन्ड O, यहाँ देख लो भैया, दो ऑक्सीजन, इसके साथ H और H, यहाँ एक H यहाँ, क्योंकि फास्फोरस की बैलेंसी 2 O लगाने से पूरा नहीं हुई तो एक H लगा। अब देखो यहाँ भाई ये H प्लस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के नाते ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वही कंडीशन यहाँ भी, तो यहाँ भी H प्लस होगा, लेकिन यह H प्लस नहीं देगा क्योंकि फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है कि H प्लस रिमूव करा सके। इलेक्ट्रोनिगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, क्योंकि आप जानते हैं FON फोन ये विद्युत ऋणी तत्व है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फास्फोरस इतना विद्युत ऋणी नहीं है कि H प्लस रिमूव करा सके, तो यह H प्लस नहीं निकलेगा, तो यहाँ 2 विस्थापनीय H प्लस आए, तो इस कंडीशन में N की वैल्यू 2 होगी और तब इक्विवेलेंट वेट E निकालेंगे तो इसका अणु भार, जितने भी परमाणु हैं सबके परमाणु भारों का योगफल यानी M और Y क्या लिखेंगे 2। ओके, आइए इसकी बात कर लेते हैं। ये इसकी बात रही और यह इसकी बात रही। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड O बनाते हैं, एक ऑक्सीजन सिर्फ बचा O, इसके साथ H और इसकी बैलेंसी पूरा नहीं हुई तो यह H लगा देते हैं और यह भी H लगा देते हैं। अष्टक का प्रसार कर लेता है, 5 2 7 8 9 10 है ना। इस तरह से आप संरचना बनाते हैं। अब यहाँ O विद्युत ऋणी के नाते एक ही H प्लस निकलेगा और ये दोनों डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़े हैं तो H प्लस बन के नहीं निकल पाएंगे, H प्लस नहीं रिमूव हो पाएगा, तो एक विस्थापनीय H प्लस आयन, यहाँ पर N की वैल्यू 1, तब लिखेंगे E इक्वल M/1 यानी मॉलिक्यूलर वेट बटे 1। ओके, समझ गए होंगे, आसान है, बस आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये समझे रहेंगे तब आप नॉर्मलता समझ पाएंगे। ओके, तो इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं, तो उसको शॉर्ट स्क्रीन करिए फिर हम आगे की बात करते हैं। कर लिए शॉर्ट स्क्रीन, बड़ी अच्छा, चलो भाई मिटा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ। अब क्षार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई? क्षार की। दूसरी कैटेगरी बेस। बेस, इसमें जो N इक्वल होता है, N जो होता है वह होता है एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स अम्लता या अम्लीयता। अम्लीयता, और अम्लीयता मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन, मतलब OH माइनस आयनों की संख्या। जैसे बात करूं NaOH का तुल्यांकी भार बराबर एक विस्थापनीय H प्लस आयन, तो अणुभार बटे
2। अणुभार निकालूंगा, टाइम लगेगी, आप अणुभार निकाल सकते हैं। जितने परमाणु भार हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ देंगे। ओके, 23 + 16 + 1 है ना। अब मैं बात करूं CaOH के ट्वाइस के लिए, संकेत में लिख रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल अणुभार यानी यम, सबके परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, अपान 2 विस्थापनीय H + आयन है 2। AlOH के थ्राइस का बात करूं, इसके लिए E इक्वल इक्विवेलेंट वेट इक्वल इसका मॉलिक्यूलर वेट यम अपान 3 OH माइनस है तो 3। ठीक है, अब कहोगे ये कैसे जानेंगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप जान जाएंगे कि आप कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार। जिस प्रकार से अणुभार निकाल लेते हैं वैसे इजिली आप तुल्यांकी भार भी निकाल लेंगे। तो ये रही बेस की बात। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन करिएगा समझने के लिए, और कोई समस्या नहीं आएगी। आप बस एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर आपको आ रहा है तब भी देख लीजिएगा वीडियो और अंत तक देखिएगा। चलिए मिटाता हूं। अब तीसरी कैटेगरी है किसकी भाई? तीसरी कैटेगरी है लवण की, मीन्स साल्ट। और आप पढ़े E इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान N, जहां N अम्ल के लिए क्षारकता या भास्मिकता होती है, क्षार के लिए अम्लीयता होती है, और यहाँ लवण के लिए N इक्वल धन आयन पर उपस्थित कुल धनावेश, धन आयन पर उपस्थित कुल धन आवेश या ऋणायन पर उपस्थित कुल ऋण आवेश, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होगा, न्यूट्रल होता है ये साल्ट। ऋणायन पर उपस्थित कुल ऋण आवेश, कुल ऋणावेश, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ NaCl, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट E इक्वल m बाई इस पर 1 प्लस और 1 माइनस, तो E इक्वल m/1। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, या m नहीं समझते हैं पूरा लिख लीजिए, अणुभार बटे 1, क्योंकि एक धनावेश है। बात समझ में आई? मैं लिख दूं Al2SO4 का थ्राइस, यह भी एक साल्ट है। तो यहाँ टोटल धनावेश कितने हैं? मैं लिख सकता हूँ 2Al ट्रिपल प्लस और 3SO4 डबल माइनस, 6 धनावेश 6 ऋणावेश है। तो Al2SO4 का तुल्यांकी भार E इक्वल हो जाएगा अणुभार बटे, क्या होगा बटा में, यानी अपान डिवाइड बाई 6 धनावेश है 6। ठीक है, अब अगर बात करूं AlCl3 की, ये भी साल्ट है, तो यहां लिख सकता हूं Al पर ट्रिपल पॉजिटिव, 3Cl पर सिंगल माइनस। इसका तुल्यांकी भार लिखेंगे E, तुल्यांकी भार बोलिए ये होगा अणुभार बटे कुल धन या कुल ऋणावेश कितने 3, तो डिवाइड बाई 3। बात समझ रहे होंगे। MgSO4 की बात करूं तो Mg को लिख सकता हूं डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। इसका तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार बटे धन आवेश की संख्या 2। तो इस तरह से आप तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं, और यही प्रयोग होगा नॉर्मेलिटी में। तो वहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इस नाते क्लियर कर दिया। आप इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। ओके।
मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे आप हम समझ लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं। बस इसी तरह से अंत तक बने रहा करिए, पक्का है आपको लाभ मिलेगा, आप कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि आपसे कहता हूं कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। तो आप पढ़ते लिखते रहिए, ओके। और बचपन से आप खरगोश और कछुए की कहानी तो सुने ही होंगे। तो आप धीरे ही सही लेकिन लगातार चलिए, एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे, है ना। चलिए अब जैसे कहा जाए H2SO4 NaOH H3PO2 का तुल्यांकी भार निकालना है। सिंपल सा वही फार्मूला, आप इसके परमाणु भार, सबके परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़िए। तो H2SO4 का अणुभार बहुत बार निकाल चुके हैं, ये बराबर होगा भैया 2 बार हाइड्रोजन तो 2 गुणे 1, सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे 16, टोटल आता है 98। 2 H प्लस हैं तो इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार बराबर 98 अणुभार बटे 2 कैंसिल हो जाएगा 49। NaOH में एक OH माइनस है तो NaOH के लिए E इक्वल हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 डिवाइड बाई एक Na प्लस है, एक OH माइनस, तो 23 1 24 36 10 40 बटे 1 मीन्स 40 ही। अब यहाँ निकालेंगे H3PO2 के लिए E इक्वल, तो अणुभार कैसे निकालते हैं, 3 बार हाइड्रोजन 3 गुणे 1 प्लस फास्फोरस का 30 प्लस ये होता है 31 भी होता है, 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 बटे H3PO2 की संरचना में बताया था P डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, बाकी 2 H डायरेक्ट P के साथ, तो 1 H प्लस होगा बटे 1, सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा इसका तुल्यांकी भार है। तो आसान है। अणु में विस्थापनी H प्लस आयनों की यानी उसकी भास्मिकता से भाग देते हैं अणुभार में, क्षार में उसकी अम्लीयता से भाग देते हैं, लवण में धन आवेश या ऋण आवेश पर उपस्थित संगत आयनों या आवेशों की संख्या से भाग देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कैसे तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब जब मैं कहूंगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब भार बटे तुल्यांकी भार, जैसे मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या भार बटे तुल्यांकी भार, तो आप समझिएगा तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। ओके, तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज आपसे अलविदा लेते हैं, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, और आज की वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।